नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों की बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जिनसे पेरेंट्स परेशान होते हैं। बच्चों के हिसाब से वो बिहेवियर सही होता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स, क्योंकि वो बहुत कोशिशें कर चुके होते हैं घर पे, लेकिन उनके बच्चों की वो आदतें छूट नहीं रही होती हैं। वहाँ पे हम लोग कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। हालांकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स में कई टेक्निक्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे आज मैं कुछ ख़ास टेक्निक्स के बारे में बात करूँगी जो हम लोग नॉर्मली छोटे बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं थेरेपीज़ के दौरान। ये थेरेपीज़ किन किन बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? नॉर्मल बच्चे, ऐसे ऑटिस्टिक, एमआर, एडीएचडी या लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे या स्लो लर्नर बच्चे जिनकी समझ बिल्कुल नॉर्मल है, जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके कंसेक्वेंसेस क्या होंगे वो उनको समझ में अगर आता है तो उन पे हम ये सारे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। तो पहला टेक्निक क्या है? फर्स्ट टेक्निक है जो हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रीइंफोर्समेंट दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या हो सकता है? हर एक बच्चे के लिए रीइंफोर्समेंट जो है वो अलग अलग होता है। मान लीजिए कि किसी एक बच्चे के लिए रसगुल्ला एक रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, लेकिन दूसरे बच्चे को रसगुल्ला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो दूसरे बच्चे के केस में बिल्कुल भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम नहीं करने वाला। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस पर्टिकुलर बॉय या गर्ल पे हमें ये काम करना है, उसकी पसंद नापसंद को हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रीइंफोर्समेंट तय करते हैं कि इस बच्चे को इस गुड बिहेवियर के लिए हम लोग ये इस चीज़ से रीइंफोर्स कर सकते हैं। रीइंफोर्स करने का मतलब कि कुछ अच्छी चीज़ बच्चे को देकर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं बच्चे के बैड बिहेवियर को कम करने के लिए। तो किसी बच्चे के लिए एक बलून रीइंफोर्समेंट का काम कर सकता है, किसी बच्चे के लिए एक छोटा सा आइसक्रीम रीइंफोर्समेंट का काम कर सकता है, किसी बच्चे के लिए बाहर खेलने देना रीइंफोर्समेंट का काम कर सकता है। रीइंफोर्समेंट हर बच्चे के हिसाब से हम लोगों को तय करना चाहिए, तभी वो ज़्यादा बेटर वर्क करता है। अब हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं? तो यहाँ पे पेरेंट्स को बिल्कुल ये ध्यान रखना होगा कि एक बार में हम लोग सिर्फ एक ही बिहेवियर को टारगेट करेंगे। ये नहीं कि एक बार अगर हमने स्टार्ट किया तो कई बिहेवियर उनका मॉडिफाई करने चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो एक बार में सिर्फ हमें एक टारगेट रखना है उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। दूसरा, जितने भी लोग घर में हैं, अगर आप घर में भी कर रहे हैं, ऐसे तो थेरेपिस्ट करते हैं, हम लोग खुद सेंटर्स पे करते हैं, लेकिन अगर आप घर पे भी कर रहे हैं या सेंटर पे भी हो रहा है तो उसको यूनिवर्सली हर जगह अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि सेंटर पे अप्लाई हो रहा है, घर में नहीं, घर में मम्मी अप्लाई कर रही, पापा नहीं, तो वो आपको उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, और उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए अगर वो बच्चा अपनी डिज़ायरेबल बिहेवियर को छोड़कर एक्सेप्टेबल बिहेवियर को करता है, जैसा आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, तो उसको वो पर्टिकुलर रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। ये हो गया हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में। निगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि रीइंफोर्स बच्चे को करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बैड हैबिट अगर बच्चा अभी भी करता है, तो बैड हैबिट करने के लिए उसको क्या करते हैं कि हम लोग उसके जो कुछ अच्छी चीज़ें या उसकी पसंद की चीज़ें उसको हटा लेते हैं। मतलब कि रीइंफोर्समेंट हम ऐड नहीं कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट को हम कम कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। इसको दो तरीके से अप्लाई करते हैं। या तो बच्चे को अगर हमने आइसक्रीम दिया और बच्चे ने कोई बैड बिहेवियर किया, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके आइसक्रीम को वापस ले सकते हैं। ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट का एक एग्जाम्पल है।
या ऐसा भी हम लोग कई बार करते हैं कि जैसे अगर बच्चा बार बार नहाने नहीं जा रहा है तो हम लोग उसको नेगेटिव रीइंफोर्स करते हैं, उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट को समझा के, जैसे अगर तुम नहीं नहाओगे तो तुम्हारे बॉडी से बहुत स्मेल आने वाला है, गंदा स्मेल आने वाला है। तो ये एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल होता है। या अगर तुम ये काम अच्छे से नहीं करोगे तो मम्मा की डांट तुम्हें बहुत पड़ने वाली है, तुम मम्मा की डांट से तुम बच सकते हो। तो ये टेक्निक्स है रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में। अब रही बात कि हम लोग कितनी बार बच्चों को चीज़ें देते रहेंगे। बच्चा अगर दिन भर में 10 बार सही वर्क करता है तो 10 बार तो उसको रीइंफोर्स नहीं कर सकते हैं, 10 बार तो उसको बच्चे को आइसक्रीम नहीं दे सकते हैं, 10 बार तो बच्चे को चॉकलेट नहीं दे सकते हैं, या 10 बार बाहर ले नहीं जा सकते खिलाने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा रीइंफोर्समेंट जो है वो कहीं ना कहीं फिर नेगेटिव असर डालने लगेगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग टोकन इकोनॉमी हम लोग अप्लाई करते हैं। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है कि हम लोग हर एक गुड बिहेवियर के लिए बच्चे को रीइंफोर्समेंट नहीं देते, बल्कि हर एक गुड बिहेवियर के लिए एक टोकन देते हैं। वो टोकन मार्केट में भी अवेलेबल होता है, छोटा छोटा टोकन आप ला कर दे सकते हैं, या फिर आप सिंपल एक पेपर पे चार्ट बनाकर आप उसे स्टार या स्माइली कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको पहले कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं टोकन इकोनॉमी में। उसमें आपको पहले से बच्चे को क्लियर करना होगा कि अगर तुम 2 स्टार्स कलेक्ट करते हो तो 2 स्टार्स के बदले तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा। ये भी आप उस बच्चे के हिसाब से ही तय करेंगे। अगर बच्चे को मैंगो बाइट पसंद है तो आप उसके लिए अगर एक्लेयर्स डालेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। मतलब आपको हर जगह रीइंफोर्समेंट या जो भी उसके लिए आप अच्छी चीज़ों का प्लानिंग कर रहे हैं वो बच्चे के इंटरेस्ट से बिल्कुल मिलता जुलता होना चाहिए, तभी वो वर्क करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही डिफ़ाइन कर देते हैं कि अगर 2 स्टार मिला तो आपको ये चीज़ मिलेगी, अगर 5 मिला तो ये मिलेगी, 10 मिला तो ये मिलेगी। तो टोटल जो है क्राइटेरिया है वो बिल्कुल पहले से ही क्लियर होना चाहिए। टोकन इकोनॉमी का जब हम लोग चार्ट बनाते हैं तो उसमें ये क्लियरिटी रखते हैं कि अगर कम टोकन उसको लेकर आना है तो उसके लिए लो वैल्यू का रिवार्ड हम लोग रखते हैं। जैसे जैसे टोकन का नंबर्स बढ़ता जाता है उसका जो रिवार्ड होता है वो हाई वैल्यू होता चला जाता है। बच्चे को भी ये क्लियर कॉन्सेप्ट देते हैं कि ज़्यादा अच्छे रिवार्ड के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा आपको टोकन्स इकट्ठे करने हैं। दूसरा, जब भी वो बच्चा रिडीम करना चाहता है तो पेरेंट्स के बिहेवियर में भी एक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। कभी क्या होता है, बच्चा खड़ा है कि मुझे अपने टोकन को रिडीम करना है, लेकिन पेरेंट्स कहीं उलझे हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और वो फिर फॉलो नहीं प्रॉपर कर पाएगा, वो फिर टोकन इकोनॉमी उतना उस पर काम नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आपने क्लैरिटी दे दिया तो बच्चा अगर रिडीम करना चाहता है तो आप वो उन चीज़ों को आप हमेशा रखें ताकि आप वो जब चाह रहा है तब उसको रिडीम कर पाएँ, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो उसका इंटरेस्ट फिर लूज़ करेगा। नेक्स्ट जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं वो है टाइम आउट। टाइम आउट में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक कमरे में 4 बच्चे खेल रहे हैं और जिस बच्चे के लिए हम लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन जिसका अभी चल रहा है उस बच्चे ने कुछ बैड बिहेव किया प्ले के टाइम पे, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते, बस उसको क्या करते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में वो है, अगर उस कमरे में वो खेल रहा है तो बस उसको वहाँ से उठाते हैं और कहीं अलग दूसरी जगह पे ले जाकर उसको बिठा देते हैं चुपचाप। तो ये मतलब कि वो जिस सिचुएशन में एंजॉय कर रहा है लेकिन उसने कुछ भी बैड बिहेव किया तो तुरंत उसको उस इन्वायरमेंट से सेपरेट कर देना है, अलग कर देना है। इसको हम लोग टाइम आउट टेक्निक कहते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे में एक मैसेज जाता है क्लियर कि अगर वो बैड बिहेव करेगा तो उसे वो इन्जॉयमेंट खोना पड़ेगा कहीं ना कहीं जो वो बच्चों के साथ खेल कर रहा है। या मान लीजिए अगर कमरे में सब लोग फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, सब टीवी पे कुछ शो देख रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और उसी दौरान बच्चे ने कुछ गलत हरकत की जो उसको बताया जा चुका है कि तुम्हें ये नहीं करना है, तो फ़ौरन उसी वक्त उस बच्चे को वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो धीरे धीरे उसका जो बिहेवियर है वो शेप में आने लगता है। वो कुछ भी गलत करने से पहले सोचेगा कि अगर मैं करूँगा तो मुझे तुरंत ये जो
मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ सबके साथ, मुझे इसको मिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्लान्ड इग्नोरेंस। प्लान्ड इग्नोरेंस में हम लोग क्या करते हैं कि पेरेंट्स तो आते हैं हमारे पास तो हमेशा बोलते हैं कि मैम हम लोग तो जब भी ये बैड बिहेवियर करता है तो हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। होता क्या है कि पेरेंट्स को क्योंकि पता नहीं होता है कि टोटली इग्नोर करना किसे कहते हैं। होता क्या, बच्चे ने बैड बिहेवियर किया, पेरेंट्स चुपचाप मुंह बनाकर बैठ गए, वहीं पे सामने बैठ गए, उधर मुंह घुमाकर बैठ गए, उसे बच्चे को शो कर रहे हैं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, या फिर वहाँ से रूम से निकल रहे हैं और उसको बोलते जा रहे हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुमको जो करना है कर लो। तो क्या होता है कि ये इग्नोरेंस एक्चुअल में नहीं है। इग्नोरेंस आप अटेंशन 3 तरीके का होता है जो बच्चों को देते हैं। एक हो जाता है वर्बल, जो आप बोल रहे हैं वो अटेंशन हो गया। दूसरा विजुअल, जब आप बच्चे को आई कांटेक्ट दे रहे हैं। और थर्ड फिजिकल। तो जब आप इग्नोरेंस कर रहे हैं, प्लान्ड इग्नोरेंस कर रहे हैं, तो आपको पता है, या तो घर में पेरेंट्स को पता है या टीचर्स को पता है कि इस बच्चे के क्या क्या ऑड बिहेवियर्स हैं और किन किन बिहेवियर्स को हमें इग्नोर करना है। उस वक्त ना तो आपको कोई भी वर्बल रिस्पांस देना है, ना तो विजुअल रिस्पांस देना, और ना ही फिजिकल रिस्पांस देना है। जब इन तीनों को आप कर्टेल करेंगे तभी वो बिल्कुल इग्नोरेंस में आएगा। और तब आपको क्या करना है, अगर बच्चे ने कुछ भी ऑड बिहेव स्टार्ट किया, आप चुपचाप उठें और बिना उसकी तरफ देखे उस जगह से निकल जाएं। अगर आप प्लान्ड इग्नोरेंस करते हैं, 100% इग्नोरेंस करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टूल है जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। बस जब आप कमरे से निकल रहे हैं बच्चे को इग्नोर करके, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसके आसपास कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है, नुकीली चीज़ या कैंची, इस तरीके की वस्तु तो नहीं है जिससे वो गुस्से में अपना नुकसान कर सकता है। तो ये एक नज़र आपको रखना है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से उसको इग्नोर करना है, तो ये वर्क करता है। अब एक चीज़ यहाँ पे बात करूँ कि अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड टोकन इकॉनमी को छोड़ के अगर बाकी ये सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे टाइम आउट हो गया या एक्सटिंक्शन बर्स्ट देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले तो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है बच्चे का। बच्चा अभी तक क्या था, घर का बादशाह था, वो जो कहता था सभी लोग मानते थे, वो जो मांगता था उसको मिल जाता था, क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा रोए, पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा नाराज़ हो, पेरेंट्स के पास या तो पेशेंस की कमी है या वक्त की कमी है। तो किसी न किसी कारण से बच्चे की हर मांग सही या गलत पूरी होती रही है आज तक। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चे को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांध रहे हैं, तो वो बच्चा इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो कई बार क्या होता है कि उसकी बदमाशियाँ जो पहले जिस लेवल पे थी, हो सकता है कि उस लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे पेरेंट्स को ये ध्यान ज़रूर देना है कि अगर इस तरीके का बिहेवियर उनको दिखता है कि बच्चे का जो बैड बिहेवियर था वो बढ़ गया है, उसका शोर शराबा चिल्लाना थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो पेरेंट्स घबराएं नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये पेरेंट्स करते हैं। उनको लगता है कि ये टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इससे तो मेरा बच्चा और बदमाशी कर रहा है, तो बेकार है ये टेक्निक्स, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आप समझिए कि वो टेक्निक्स उस पर वर्क कर रहे हैं। और अगर आप इनको नहीं छोड़ेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो ये टेक्निक्स धीरे धीरे उस बच्चे पे काम करना शुरू कर देंगे, और वो बच्चा फिर धीरे धीरे शांत भी होने लगेगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। एक और टेक्निक है जो हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट में क्या होता है, नॉर्मली घर में जो पेरेंटिंग है वो कैसे होता है, बच्चों को दिन भर टोकना। अगर कोई बच्चा स्कूल से आ रहा है, उसको हैबिट है कि वो बैग इधर फेंकेगा, शूज़ इधर उतार कर फेंकेगा, तो मदर क्या होता है, हाई अलर्ट में रहती है। जैसे बच्चा इन करता है उसको तुरंत बोलती हैं, देखो बैग इधर मत फेंक देना, शूज़ इधर मत फेंक देना। उसको याद दिला रही कि अच्छा मुझे बैग इधर फेंकना, शूज़ इधर फेंकना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बैड बिहेवियर्स को छोड़कर जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है या जो बिहेवियर उसको करना चाहिए, जो आप उससे सोच रहे हैं कि आपका बच्चा करे, बैग जहाँ पे रखे, शूज़ की जगह पे रखे, तो आप उसको आते ये ना बोलें कि तुम इधर फेंक देना इधर फेंक देना, बल्कि आप उसको ये कहें कि बेटा बैग वहाँ पे रख दो और शूज़ अपनी जगह पे रख दो। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि जो नहीं चाहते कि आपका बच्चा करे, उसी बात को बार बार रिपीट करते हैं। कोई बच्चा क्या करता है कि खाते खाते अपना खाना नीचे गिरा देता है, बदमाशी से गिरा देता है, तो पेरेंट्स जैसे खाना लेकर आएंगे बोलेंगे मत गिराना मत गिराना मत गिराना, मतलब कि उसको याद आ गया कि अच्छा मुझे गिराना है। लेकिन आप क्या करते हैं कि उसको संभाल कर खिलाते हैं कि ठीक से खाना है, ठीक से खाना है। ये अगर आप करेंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप ही वो रिमूव हो जाएगा।
तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से बच्चे के बैड बिहेवियर को रिपीट नहीं करके क्या आप चाहते उसके जगह पे उस बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, उस बिहेवियर को बार बार बोलते हैं। तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो अपने आप बढ़िया होता चला जाता है। और जब वो गुड बिहेवियर करता है तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, उसको कुछ रीइंफोर्स कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।